संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करूं इससे पहले आप लोकतंत्र के महापर्व की ये दो तस्वीर देखिए। एक में 111 साल की महिला है तो दूसरे में 110 साल की महिला। दोनों बड़ी मुश्किल से बूथ तक पहुंची हैं वोट डालने। इनकी आंखों में उम्मीदें हैं कि इनकी वोट से जीतकर सदन में जाने वाला जनप्रतिनिधि इनके सपने को साकार करेगा, देश के हालात बदलेंगे। लेकिन जब सदन हंगामा करने प्रतिनिधि की यह तस्वीर महिलाएं देख रही होंगी तो अंदाजा लगाइए कि इनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले का मानसून सत्र हो, उससे पहले का शीतकालीन सत्र हो, एक के बाद एक संसद सत्र का बड़ा हिस्सा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में वोटर किस उम्मीद से वोट डालने जाए? हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई ठप होने से जो पैसा बर्बाद होता है उसके आंकड़े पहले ही आपने कई बार सुन चुके होंगे। और अब ये तस्वीरें। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर कहते हैं कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए तो क्या गलत है? लेकिन साथ में ये सवाल भी उठता है कि ड्रामा रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सदन में डिलीवरी की जिम्मेदारी किसकी है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले देखिए रिपोर्ट। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कितना हंगामेदार रहने वाला है, ये उसका ट्रेलर है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस बात का अंदाजा है और इसीलिए वो पहले से ही विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि वो संसद में कामकाज पर ध्यान दे, ड्रामे पर नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष अपनी हार की हताशा संसद पर न उतारे। पीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो विपक्ष को टिप्स देने के लिए भी तैयार है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ, उनको कैसे परफॉर्म करना। लेकिन संसद में टेंशन का एक ट्रेलर तो उसके बाहर ही दिख गया। विपक्षी सांसद रेणुका चौधरी अपनी कार में संसद परिसर में कुत्ते के साथ आई। इस पर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने अंदर बैठने वालों को ज्यादा काटने वाला बता दिया। इस पर जगदम्बिका पाल समेत तमाम सत्ता पक्ष के नेताओं ने ऐतराज जताया है। इसे संसद और संसद के विशेषाधिकारों दोनों का ही अपमान बताया। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले। वो राज्यसभा में है, उनको एहसास नहीं कि लोकसभा राज्यसभा देश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाली है। वहाँ पे अपने डॉग को लेके आए हैं, उस पर सवाल किया जाए तो उस पर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, देश को शर्मसार कर रहे हैं, अपने खुद लोकतंत्र का पे कुठाराघात कर रहे हैं और इस पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। राज्यसभा में संसदीय मर्यादाओं का नाम लेकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति धनखड़ की विदाई नहीं होने को लेकर तंज कसा, तो किरेन रिजिजू और जेपी नड्डा ने इसका कड़ा जवाब दिया। लेकिन प्रदूषण हो या फिर एसआईआर या बीएलओ की खुदकुशी, विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are it is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. डेमोक्रेसी केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना?
तो ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। संसद में पक्ष और विपक्ष में टकराव तो स्वस्थ लोकतंत्र का सबूत है, लेकिन जिस तरह से संसद के पिछले कुछ सत्र विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़े हैं, उससे कई बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि विपक्ष को ड्रामा करना होता है, उसकी नियत नीति पर चर्चा करने की नहीं होती है। तो इधर विपक्ष ने भी सरकार पर 11 साल से लोकतंत्र की मर्यादा को रौंदने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल है कि टकराव की नौबत आखिर रुकेगी कैसे? ड्रामे को रोककर डिलीवरी पर कैसे जोर बढ़ सकता है, ताकि संसद के कामकाज पर होने वाले बहुमूल्य खर्च का सही इस्तेमाल हो सके। इन सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब से आपका परिचय कराऊं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैदराबाद साहब हैं। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी जी, और कुछ ही देर में सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी जुड़ भी गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा सा धनंजय गिरी साहब स्पेसिफिक सवाल का जवाब बताइएगा कि जब प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि ये SIR और प्रदूषण पर चर्चा करना ड्रामा नहीं है, समाजवादी पार्टी कहती है कि BLO की मौत पर चर्चा करना क्या ड्रामा है क्या, तो आप किसको ड्रामा कह रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया, संसद शुरू होने के पहले उसकी चर्चा की उन्होंने। पिछले 11 वर्षों से जो हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करना चाहते हैं हम लोग, वो सदन में हो नहीं पाते, विपक्ष लगातार अवरोध कर रहा है। प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि डेमोक्रेसी में जो 3 D है, उसमें नया चौथा आके जुड़ गया है, वो डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस की जगह एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर डायलॉग्स हो तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहा कि पहली बार आए युवा सांसदों को अधिक अवसर दिया जाए ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी रूप से सदन में रख सकें। तब वोटर टर्नआउट पर उन्होंने बात की और कहा कि सार्थक चर्चा जो भी चीजें हैं जिस पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी चर्चा के लिए आप आइए, दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसका तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। पार्लियामेंट के पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू आप बात करना चाहिए, डिस्टर्ब क्रिएट करने के। आप पिछले सारे रिकॉर्ड उठा करके देखें तो विपक्ष ने लगातार 3 चीजों के लिए हंगामा किया। जब उस पर डिस्कशन शुरू हुआ या प्रधानमंत्री की जब उस पर स्पीच शुरू हो गई तो सारा विपक्ष एक साथ बाहर हो गया। तो आप कहने का मतलब है कि आप सिर्फ हंगामा खड़ा करने का आपका मकसद है। हमारी कोशिश है कि मुल्क की सूरत बदलनी चाहिए, और हम तो आज देख रहे हैं जो मुल्क में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से चीजें पक्ष में आ रही हैं। कहते हैं ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो मुल्क के लोग मोदी को चुनते हैं। आज लगातार जो देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारे जो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिन मुद्दों पर बात कर रहा है, जैसे बिहार में जो चुनाव हुए या उसके पहले SIR का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा, ये सारे फेल्योर होते चले जा रहे हैं। सार्थक चर्चा इसमें डेमोक्रेसी के विषय में सार्थक चर्चा या सदन की जो चर्चा है, जिसमें आप अभी चर्चा कर रहे थे कि कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, तमाम चीजें, इसमें पर्यावरण का नुकसान होता है। तो भाई हम लोग भी विपक्ष पर सम्मान किया है, लोकतंत्र का सम्मान किया है, विपक्ष में रह के सदन का सम्मान किया, सदन का सम्मान करिए। ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आइए, सदन का सम्मान करिए। और आज तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि हम विपक्ष के मांगों पर विचार कर रहे हैं, हम किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से नहीं बचना चाहते हैं। तो फिर हंगामा करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? देखिए, मोदी जी ने जब आज शुरुआत की, आप देख रहे हैं संसद के बाहर जब मंच पर वो आते हैं, और ये पहली बार नहीं है, ये जब भी संसद शुरू होती है और शुरुआत जो उनका उद्बोधन होता है बाहर में, वो अपने आप में एक ड्रामे के शक्ल में ही होता है। कबीरदास की जो उलटबांसी है वो बोलते हैं, करना उनको वही होता है, सारा स्टेज उनका मैनेज रहता है, उनके लोग मैनेज रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि BLO की जो 38 लोगों की मौत हुई वो ड्रामा उनके लिए यदि लगता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के आम जनमानस यदि जान दे रहा है उनके किसी प्रक्रिया के कारण, और उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है, डिस्कशन चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, 1 महीने के अंदर आपने इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया, जब अभी 1 साल 1.5 साल बाद में चुनाव कई जगहों पर है, उन राज्यों के BLO को इतना दबाव देकर कह रहे हैं आप कि 1 साल के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही इसको सारा निपटाइए। इस पर चर्चा डिस्कशन करने में क्या आपत्ति है? डिस्कशन ही तो मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली प्रदूषण के कारण लोगों का फेफड़ा तो तैयार है डिस्कशन करने के लिए, इस पर हम चर्चा चाहते हैं। 10 सेकंड। हाँ। तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है? तैयार हैं तो उनको टाइम देना चाहिए ना।
यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण, आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपके दर्शक लाखों लोग यहाँ हैं, वो देख रहे हैं कि दिल्ली का क्या हाल कर दिया। दिल्ली में प्रदूषण से जो है लोगों का फेफड़ा फेल हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। अब इस प्रदूषण का मजा वो लेना चाहते हैं या वो मजा ले रहे हैं जनता का? ये यदि ड्रामा नहीं है तो क्या है? तीसरी बात, वो ड्रामा कहते हैं मात्र 16% पिछले संसदीय टाइम में जो कार्यकाल रहा है 16% विधेयकों को ही कंसल्टेंटिंग कमेटी के तरफ भेजा गया और इसी हंगामे के बीच इन्होंने अधिकतर अपना जो है बिजनेस जो इनका होता है वो पास कराते हैं, विधेयक पास कराते हैं। आपने याद कीजिए काले 3 कानून जब किसानों के थे उस समय भी तो ये कहते थे ये ड्रामा ही हो रहा है, फिर उस कानून को क्यों इनको वापस लेना पड़ा? क्योंकि वो डिस्कशन नहीं किया और 146 सांसदों को बाहर कर दिया, निलंबित कर दिया। और उसी टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी नियुक्ति का कानून भी हंगामे के बीच पास कराया गया। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग जो है ठीक है कि उनके अपने गोद में बैठा है, पर संसद से बड़ा अब तो कुछ नहीं हो सकता। संसद में तो चर्चा हो सकती है। मणिपुर के इशू पर सिर्फ चर्चा के लिए कितना विवाद हुआ, कितने समय बाद उसको माना इन्होंने। उसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी हम जब चर्चा चाहते थे उस पर भी हंगामा। महंगाई और बेरोजगारी को भी ये नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो, तो आखिर विपक्ष करे क्या? विपक्ष क्यों है? क्या इनकी गुलामी करने के लिए लोकसभा में जाके जी हजूरी करे क्या सरकार की? सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद है। संसद का मतलब सरकार नहीं होता है, ये इनको समझ नहीं है। चूंकि ये गुजरात में इसी पैटर्न पर थे, देश में जब से आए हैं तब से संसदीय मर्यादा और परंपरा को इन्होंने ताक पे रख दिया है। संसद में कोई भी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चाहते नहीं है। लेकिन जो इन्होंने एक बात कही, विवाद और हंगामा क्रिएट करते हैं। अजय जी ने जो बात कही इस पर धनंजय गिरी साहब संक्षिप्त प्रतिक्रिया दे दीजिए, बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊंगा। इन्होंने 2 बातें बड़ी पते की कही। पहली बात कि कई सारे मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष मांग करता है, आप मांग नहीं मानते हैं, कई दिनों तक हंगामा चलता है, फिर उस पर बात मानी जाती है, फिर उस पर चर्चा हो रहा होता है। तो ये बात उनकी मानते तो हैं, लेकिन हंगामा होने के बाद तो क्यों हंगामा करने दिया जाए? उनकी बात को मान लीजिए और उनके हिसाब से जो आप लोग आपसी सहमति हो चर्चा कराइए। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उस पर मैं आशुतोष जी और संगीत रागे जी आप लोगों से भी सी राय लूंगा कि बहुत सारे विधेयक इस हंगामे की वजह से पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है। चर्चा नहीं हो पाती है तो स्वस्थ लोकतंत्र की जो परंपरा रही है कि चर्चा करके विधेयक को पारित करा जाए, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फॉल आउट होता है। धनंजय गिरी साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किरण रिजिजू ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने खुद ही जब कह दिया कि सरकार विपक्ष की सभी चिंताएं जैसे एसआईआर सुनने के लिए तैयार है और इस पर संसद में डिस्कशन के लिए तैयार है, बशर्ते कि विपक्ष व्यवधान न डाले, इस पर स्वस्थ डिस्कशन के लिए हमारे सामने आए, हम इसको लेकर के तैयार है करने के लिए। जब संसदीय कार्य मंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हम इस पर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तो फिर हंगामा खड़ा करने की जगह अगर हम सदन को चलने दें और तो स्वस्थ डिस्कशन हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं टीवी चैनल पर लक्ष्मण जी आपको कोई बात कहूं, उससे बेहतर है कि संसदीय कार्य मंत्री की बात मानी जाए। तमाम जो संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि आप आइए, हम डिस्कशन के लिए तैयार हो। सरकार लगातार पिछले सारे सत्रों में जाइए तो सरकार ने हमेशा डिस्कशन के लिए इन्वाइट किया कि आप आइए, स्वस्थ डिस्कशन कीजिए, लेकिन डिस्कशन के बजाय सदन के पटल पर डिस्कशन करने से ज्यादा विपक्ष को मुफीद लगता है कि बाहर आकर हंगामा खड़ा करके ये मैसेज देना कि सरकार डिस्कशन नहीं चाहती है। ये गलत नैरेटिव क्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है, गलती यहाँ पर। अजय जी को जवाब देना चाहता है। अजय जी 15 सेकंड, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ संक्षिप्त हाँ जी एकदम संक्षिप्त जवाब रहेगा। धनंजय भाई बहुत ही विद्वान और डेमोक्रेटिक व्यक्ति मुझे लग रहे हैं और ये चाहते हैं कि चर्चा हो और विपक्ष भी चाहता है चर्चा हो। फिर इसको लिस्टिंग क्या कार्य जो पार्लियामेंट की जो वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो ऑलरेडी इसको डिसाइड करती है, क्या उसमें कहीं लिस्ट में है क्या ये चर्चा के लिए? हमने तो कई दिनों से इसकी मांग की है। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमने जो है सरकार को लिखित में भी उसको कहा है कि भाई इस पर चर्चा कराइए, तो कहीं तो लिस्टिंग में है नहीं। और जब चाह ही रहे वो चर्चा करना तो क्यों नहीं आज एसआईआर जो 38 लोगों की जान गई है, इमीडिएट इशू है, तो बीच वाले जो 1 घंटे का जो होता है उस टाइम में भी हम लोग चर्चा इसकी कर सकते थे। ये बहुत आसान काम है, वैसे भी जन मुद्दों से जुड़ा हुआ मामला था, तो फिर इसमें दिक्कत कहां है? धनंजय भाई को दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं है, विपक्ष को दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत हो किसको रही है?
चर्चा ही तो लूंगा, धनंजय गिरी साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे पास अब्बास हैदर साहब जुड़े हुए हैं। अब्बास हैदर साहब, आपके नेता भी बाहर निकल के यही मुद्दा कह रहे थे कि एसआईआर पर चर्चा कराना, बीएलओ की मौत पर चर्चा कराना क्या हंगामा है क्या? मेरा सवाल आपसे यह है कि चर्चा कराने को सरकार तैयार है, अब हर चीज तो आपके हिसाब से करेगी नहीं कि हम आज ही चर्चा चाहिए जी, हमको इतने घंटे की चर्चा चाहिए, ताकि सरकार तो सरकार होती है, आपकी बात मान ली, समय तय किया जाएगा, अब ड्यूरेशन तय किया जाएगा, फिर चर्चा होगी। जब मान ही लिया तो सदन के भीतर बातचीत के जरिए अपनी बात रखने से तो अच्छा कुछ हो नहीं सकता ना, बजाय इसे कि बाहर हंगामा करें। अब्बास हैदर साहब, देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, वो कार्यपालिका के ऊपर होता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है, जो विधायिका है, उसको अंडरमाइन करती है, उसका सम्मान नहीं करती है। ऐसे तमाम उदाहरण है, मैं उन पे आऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में, ऐसा कमी होता है कि वो आकर के स्टेटमेंट दे, जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो बहुत ही निंदनीय भी है और जिससे हम सब बहुत ही असंवेदनशील भी है, हम सबको दुख पहुंचा। जब नागरिक सांस लेने में असुविधा हो रही है, जब 400 के ऊपर एक्यूआई हो गया दिल्ली का, तब वो आकर के वहां पर कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। अरे साहब, मौसम का मजा आप लीजिए, हम लोग तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, एसआईआर इस समय देश का सबसे ज्वलंत, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर कार्य मंत्रणा की बैठक होती है किसी भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले, वहां पे तमाम विषयों में कंसेंसस बनाने के लिए कार्य मंत्रणा की बैठक होती है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के बीच में, ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन के बीच में कंसेंसस बने किसी भी विषय पे कि किन विषयों को लिस्ट करना है, किन पे कब चर्चा करनी है। ठीक है, किरण रिजिजू जी ने कहा होगा कि हम जो है बैठक इस पे चर्चा करेंगे, कब करेंगे? जब 19 तारीख को आखिरी दिन होगा तब करेंगे, ताकि बस फौरी तौर पे जरा सी चर्चा हो और हाउस अर्जन हो जाए निश्चित काल के लिए। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो उस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। अगर ये मांग विपक्ष कर रहा है तो उसमें क्या गलती है? पहली बात। दूसरी बात, ये लोकतंत्र की बात करते हैं कि हम तो चाहते हैं संसदीय मूल्यों में हम विश्वास रखते हैं। तो अगर आप वाकई में संसदीय मूल्यों में विश्वास रखते हैं तो आप एक बात बताइए, 2014 के पहले जो सदन की कार्रवाई होती थी औसतन प्रतिवर्ष 100 दिन से ज्यादा होती थी। जब से आप आए हैं मोदी जी, ये 50-60 दिन औसतन रह गई है। अभी आप ये देख लीजिए, विंटर से ये जो सेशन चल रहा है, ये 15 दिन का सेशन है मात्र। आप इससे छोटा सेशन कभी हुआ ही नहीं, विंटर सेशन। तो कहीं ना कहीं ये चाहते ही नहीं है सदन को फेस करना पड़े, क्योंकि ये ऐसे विषय लाते हैं जो वाकई में देश के लिए वो प्रेसिंग इश्यूज नहीं है। देश की जो आम जनमानस है, उनकी सुविधाओं, उनसे लेना देना उनका है नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने डिलीवरी की बात करी, रे सदन में तो आप विपक्ष की बातों की डिलीवरी कर नहीं पाते, उनका जवाब दे नहीं पाते हैं। महंगाई आप देखिए, बेरोजगारी 7.9% पहुंच गई है। आपके कार्यकाल में 10-11 वर्षों में 5 से 6% जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है। जब आप 8.2 का आंकड़ा देते हैं तो आईएमएफ तक उस पर सवाल खड़े करता है, ये कहां से आंकड़े आ रहे हैं? आंकड़ों पे संदेह होता है। कभी हमारे देश के साथ इस तरह के सवाल नहीं खड़े हुए। तो डिलीवरी तो सरकार की ना पार्लियामेंट में है ना पार्लियामेंट के बाहर है। फिर ये बात डिलीवरी की करते हैं, ये कहते हैं कि भाई यहां पे कोई जिद का विषय नहीं है। अगर आप देखिए, आज सर्वेश सिंह जैसे बीएलओ ने आत्महत्या करी है और वीडियो पूरे देश में वायरल है, वो अपनी व्यथा बता रहा है कि हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी मजे लेने की बात करते हैं, क्या यह असंवेदनशील नहीं है? जब हम विपक्ष के लोग, जब हम इस बात को कहते हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमारे देश की अस्मिता पे आशुतोष जी को जोड़ूंगा, उस पे बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं। ठीक है, ठीक है, अब आज जरा सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को अपनी, धनंजय गिरी साहब, जन सरोकारी और संवेदनशीलता के मामले में हमारी सरकार की कोई सानी नहीं। इसी कारण से लगातार जनता का हमें स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है। लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो ताकत है वो जनता ही देती है और जनता हमें ताकत हमारे कामों की वजह से दे रही है। और लगातार जीडीपी हमेशा से आगे बढ़ते जा रहा है और इन्फ्लेशन की रेट सबसे कम है और महंगाई की दर भी लगातार मेंटेन है, नीचे ही जा रही है। इसी कारण से पब्लिक हमें चुन रही लगातार। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपने लक्ष्मण जी सही कहा कि भाई 14 जब मामले आ चुके हैं पहले से, तो उसके बीच में आप बात उठाएंगे, बिल्कुल डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन ये जिद की मैंने पहले यही डिस्कशन होगा, यानी कि आप एक जिद के सबेट पर लोकतंत्र को अपनी जिद के ऊपर चढ़ा देना चाहते हैं। लोकतंत्र तो ये है, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये है कि भाई जो चीजें आई हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, 14 जो विधेयक आए हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो डिस्कशन के बीच में, उस डिस्कशन के दौरान अगर कोई और मसला है तो बिल्कुल उसके डिस्कशन के लिए वेलकम है। और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि अब डिस्कशन के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ डिस्ट्रप्शन करना चाहते हैं, आप डेमोक्रेसी में विभेद पैदा करना चाहते हैं और रोज पैदा करना चाहते हैं, और 11 साल से यही ट्रैक रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं।
इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपने कब सार्थक बहस की और कब प्रधानमंत्री जी ने आपके किस सवाल का जवाब नहीं दिया? आप जिस विषय पर भी चाहे प्रधानमंत्री जी ने आकर के उसमें जवाब दिया। ये अलग बात है कि जब प्रधानमंत्री का जवाब शुरू हुआ है तो हमने देखा है संसद की कार्रवाई लाइव चली है कि पूरा आप सारे लोग वॉकआउट करके बाहर चले गए। आप सुनने को तैयार इस पे भी आऊंगा। ये आपने जो पॉइंट उठाया, इस पॉइंट को लेकर के प्रधानमंत्री अब्बास हैदर साहब और उपाध्याय साहब आपके पास भी आऊंगा। आप लोग कहते तो हैं बहस करने की बात, लेकिन जब जवाब आता है तो आप लोग सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। एक मिनट अब्बास साहब 10 मिनट रुक जाइए। मैं जरा संगीत रागी जी, आशुतोष जी को जोड़ लेता हूं डिबेट में, फिर आपके पास आऊंगा, इस समय पर्याप्त है। आशुतोष जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाहता हूं। आपने संसदीय कार्रवाई को लंबे समय तक कवर भी किया है और आज संसदीय कार्रवाई की ये हालत देख रहे हैं। पॉलिटिकल प्रवक्ताओं के अपने अपने दलीलें हैं, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन आपको लगता है कि अब बहुत हो गया है? हर बार संसद से पहले इस तरह का हंगामा होना एक रूटीन सी चीजें हो गई हैं, अब इसको छोड़ देना चाहिए, इस आदत को? देखिए लक्ष्मण जी, ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है, और लोकतंत्र सिर्फ सत्ता पक्ष का तो नाम है नहीं। बिना विपक्ष के लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि तानाशाही में भी विपक्ष नहीं होता है, अधिनायकवाद में भी विपक्ष नहीं होता है, राजशाही में भी विपक्ष नहीं होता है। विपक्ष सिर्फ लोकतंत्र के अंदर होता है। अगर लोकतंत्र में अगर विपक्ष की इज्जत नहीं है, विपक्ष को लगातार रिडिक्यूल करने की कोशिश की जाएगी, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी ने जो सुबह सुबह जो पत्रकारों के सामने बातचीत की है, उसका तो सीधा मतलब ये है कि आप विपक्ष को बिल्कुल किसी तरीके का कोई इज्जत आपके मन में है ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं है। और जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जो बात शुरुआत में कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और विपक्ष मुक्त भारत चाहिए, तो विपक्ष भी ऐसा चाहते हैं जो दरअसल उनकी पार्टी की तरीके से हो। अगर कहें उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ये असली कारण जिसकी वजह से संसद के अंदर ना तो बहस हो रही है, ना संसद के बाहर बहस हो पा रही है। कोई कारण नहीं है। सत्ता पक्ष कहता हम बहस के लिए तैयार हैं, विपक्ष कहता हम बहस के लिए तैयार, और बहस नहीं हो रही। आज की तारीख में एसआईआर को लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा है। हाँ, आज की तारीख में एसआईआर को लेकर पूरे देश में चर्चा है। अब मैं कहता हूं 32 नहीं 16 बीएलओज ने आत्महत्या किया, उनकी मृत्यु हुई है। आज जो वीडियो सब लोगों ने देखा है, कम से कम इस तरीके के तीन चार वीडियोस तो है ही उपलब्ध है। क्या ये फौरन इस मसले पर डिबेट की, बहस की, संसद की अकाउंटेबिलिटी की मांग नहीं करता है? अगर ये मांग नहीं करता है तो फिर कौन सा मुद्दा जिससे मांग की जानी चाहिए? आप जब वंदे मातरम के मसले पर तो दिन भी तय हो गया और समय भी तय हो गया, जिस पर 1 दिन बाद 3 दिन बाद भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जिस मसले पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और बीएलओ बेचारा सबसे कमजोर है। आपने किसी डीएम को देखा, किसी डीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते देखा आपने? क्योंकि बेचारा सबसे कमजोर है। 20-25 हजार रुपए तनख्वाह पाता है, उसको जब चाहो तो जितना चाहो उसको गाली दे दो, जितना चाहो उसके खिलाफ एफआईआर, जो मन में ऐसा कर दो, उसको इतना दबाव डाल दो। कायदे से तो इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही होनी चाहिए, कायदे से तो डीएम की जवाबदेही होनी चाहिए। और ये क्या जिद है कि 1 महीने के अंदर ही हमको करना है? अगर आपको वाकई में एक साफ सुथरा वोटर लिस्ट चाहते हैं तो 3 महीने का वक्त दे दीजिए। आराम से 3 महीने में हो सकता है। एक एक चीज की स्क्रूटनी हो सकती है, एक एक चीज की जानकारी ली जा सकती है, बीएलओज को 3 बार घर भेज के पूछा जा सकता है। लेकिन नहीं, हमको 1 महीने में करना है। और भारतीय जनता पार्टी एकदम पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के साथ है। बीजेपी को तो साफ तौर पर कहना चाहिए कि भाई 1 महीने में, आप 3 महीने में करिए। बीजेपी को तो उन बीएलओज के साथ होना चाहिए जो आत्महत्या कर रहे हैं, या जो जिनके खिलाफ एफआईआर हो रही है, या जिनकी नौकरियां जा रही हैं। लेकिन उस पर भी षड्यंत्र की बात की जा रही है। अलग से, हाँ, इस पर अलग से हम लोग डिबेट कई बार किए भी हैं, और हम लोग अलग से कर भी सकते हैं कि समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगर एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बन गया है तो बहस कराना चाहिए। इस पर सरकार भी सहमत है। संगीत रागी जी, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, कैसे इसका निदान क्या है? विपक्ष कह रहा है कि हमें बहस करना इन मुद्दों पे, सरकार कह रही है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? देखिए, विपक्ष की एक जिद होती है। विपक्ष एक मुद्दा लेकर के आता है कि पहले ये बहस होनी चाहिए, उसके बाद कोई बहस होनी चाहिए, नहीं तो हम संसद नहीं चलने देंगे। आपको पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और पहले संसद के सत्र शुरू होने से पहले हर बार कोई ना कोई एक रिपोर्ट आती थी, और वो सारे फेक नैरेटिव हुआ करते थे। और उसको लेकर के विपक्ष जो है वो आकर के ये निर्णय कर लेता था कि जब तक ये बहस नहीं होगी तब तक हम और किसी बात में बहस के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, हम संसद चलने ही नहीं देंगे। मणिपुर को लेकर भी ये था
कि मणिपुर को किस नियम के अंतर्गत, विपक्ष चाहती थी कि इस नियम, तथाकथित नियम के अनुसार ही हम सदन में इस पर बातचीत होनी चाहिए। सरकार कहता था कि भाई हम इस नियम के अंतर्गत बहस चलाना चाहते हैं। यदि विपक्ष को लगता कि वाकई वो संसद में गंभीरता से मुद्दे को उठा करके सरकार को घेरना चाहती थे, वो संसद में होती। लेकिन विपक्ष को लड़ना है, विपक्ष को हेडलाइंस क्रिएट करना है। दूसरी बात, चाहे वो 15 दिन का हो या 16 दिन को हो या 25 दिन का हो, सवाल क्या है? सवाल है कि आपके पास जितना है आप उन पर बहस करने के लिए तैयार हैं क्या? अभी जिक्र आ रहा था कि देखिए कई घंटे में हो जाता था। आरटीआई एक्ट जो 2005 में पास किया गया था, वो कितने घंटे उस पर बहस हुई थी? कोई बताएगा इसमें से, इस पैनल पर बैठे हुए? घंटों के बीच में वो आरटीआई जैसा इंपॉर्टेंट एक्ट पास कर दिया गया था। और ऐसी तमाम फेरहिस्से हम गिना देंगे जो कांग्रेस के राज के समय हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त ये चीज ध्यान रख लीजिए कि एसआईआर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर हम बात करें, उसमें एसआईआर आए। ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि 1988 में ही बलराम जाखड़ ने संसद में यह रूलिंग दिया था कि हम इलेक्शन कमीशन के कार्य पद्धति पर, उसकी कार्य प्रक्रिया पर संसद में बहस नहीं करेंगे। उसी चीज को कोट किया है मंत्री ने, संसदीय मंत्री ने कहा कि भाई उस पे तो विपक्षी पार्टी ने तो संकेत भी दिया है कि ठीक है, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, उसमें एसआईआर शब्द रहे, वो जरूरी नहीं है बहस के लिए। देखिए मेरा क्या कहना है, विपक्ष जो है एक पिटा हुआ विपक्ष चाहता है कि रूलिंग पार्टी को हम कहें वैसे ही रूलिंग पार्टी चले। दूसरी बात, अभी आशुतोष कह रहे थे कि न बाहर बोलने दिया जाता है न, अरे भाई सत्यहिंदी.com जैसे कितने सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो रोज प्रधानमंत्री को रोज गालियां ही देते हैं, रोज सुबह से शाम तक लेकर के प्रवचन ही करते रहते हैं और सारे के सारे कांग्रेस के नैरेटिव को ही चलाते रहते हैं। बेशक वो अपने आप को सत्यहिंदी.com बोले या कोई अन्य .com बोले या कोई और चैनल के, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आज के दिन में सोशल मीडिया, टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया का डिस्कोर्स और चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पर रोज ही बातें हो रही हैं। तो ये कहना कि भाई आज के दिन में तो बात, हम तो उस दिन का देखे हैं आशुतोष, सेकंड सर 10 सेकंड, हम तो उन दिनों की याद कर आशुतोष जब एक टेलीविजन नाम का, एक दूरदर्शन नाम का एक चैनल हुआ करता था और बाकी चैनल जो होते थे वो राष्ट्र कहते थे कि राष्ट्र बोलता है, लेकिन बोलता कोई नहीं था, सिर्फ वामपंथी गिरोह बोलते थे और उस गिरोह से जुड़े हुए पत्रकार बोलते थे। मैं नहीं समझता कि तब वो गोदी मीडिया थी या आज गोदी मीडिया है। ये सब बात करना बंद कर देनी चाहिए। निश्चित क्या साफ दिख रहा है, जनता के बीच में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। राहुल जैसे पिटे हुए लोगों का मुद्दा है, अखिलेश के लिए पिटे हुए लोगों जैसे मुद्दा है। अखिलेश तो अपने तो एसआईआर भरते हैं, बाकी टेम्पो चलवा करके कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, स्वीकारिता कर रहे हैं। अब्बास हैदर साहब भी बोलेंगे। अब्बास हैदर साहब के पास आऊंगा, आशुतोष जी को बोलने देते हैं। अब्बास हैदर साहब, आशुतोष जी के पास आप ही आइएगा। हाँ लक्ष्मण जी, मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, ना किसी संगठन पे व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं, लेकिन मैं अभी अपने मित्र संगीत रागी की भाषा खाली देख रहा था। ये सम्मान है हमारे विपक्ष, पिटा हुआ राहुल गांधी, पिटे हुए अखिलेश यादव, पिटा हुआ विपक्ष, वामपंथी गिरोह, ये कौन सी भाषा भाई? अगर आपको लोकतंत्र में यकीन है तो अपनी भाषा सबसे पहले सुधारनी चाहिए। तो भाई तो प्रधानमंत्री ने आपकी दया से नहीं, वो मैं फिर संगीत रागी जी मैंने बीच में नहीं, संगीत रागी जी मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। आप सभ्यता का परिचय दी, नहीं मैंने बीच में नहीं बोला। प्लीज देखिए, प्रॉब्लम इसी जगह पे है कि दरअसल अब मुझे मजबूर होकर कहना पड़ेगा, वामपंथी गिरोह नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिनको गिरोह कह रहे हैं वैसे प्रखर, मैं कोई वामपंथी नहीं हूं, वैसे प्रखर इतिहासकार, वैसे प्रखर साहित्यकार, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड कवि और यहां तक कि शिल्पकार, पेंटर, आप एक लेके आके दिखा दीजिए मुझे, तो पता चलेगा कि वो गिरोह था या अनपढ़ों की जमात थी। आज तो अनपढ़ों की जमात है, एक पढ़ा लिखा आदमी आपको नहीं मिलेगा।
ये जो भाषा है, ये भाषा इसको दिखा रही है कि किस कदर फ्रस्ट्रेशन है आपको और किस कदर आप जेलसी के शिकार हैं, क्योंकि आपके यहां प्रखर विद्वान लोग नहीं है। ये आशुतोष जब 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार की बखिया उधेड़ता था तो यही संघ वाले फोन कर करके कहते थे मान गए आपकी पत्रकारिता को। आज जब हम कहते हैं तो हम वामपंथी गिरोह का हिस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम आपकी सरकार के तलवे चाटने के लिए तैयार नहीं है। ये आपका चरित्र बताता है। अरे जवाब अगर आप, और इसलिए आपको चाहिए तलवे चाटने वाले पत्रकार, आपको चाहिए वो लोग जो सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे। आप कैसे लोग चाहिए? पत्रकारिता को रसातल में पहुंचा दिया आप लोगों ने, और आप चाहते हैं उसी तरीके के पत्रकार पैदा हो इस देश के अंदर। आशुतोष एक सुन लेते हैं, संगीत राय जी बोलना चाहते हैं। संगीत राय जी, पत्रकारिता उस दिन रसातल में चली गई थी जब टेप जो था वो रोक करके एक चैनल रख लिया था, कैश फॉर वोट। उस दिन पत्रकारिता रसातल में चली गई थी। पत्रकारिता उस दिन रसातल में चली गई। संगीत रागे जी कि थोड़ा सा हम लोग व्यक्तिगत मामलों को ना उछाले, चूंकि फिर उनका वर्जन लेना पड़ेगा। एक राष्ट्रीय चैनल पर हम लोग बैठे हैं, जो मोटा मुद्दा उस पर हम लोग रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चूंकि दोनों लोगों के लिए मैं कहूंगा, चूंकि ये फिर किसी नहीं लक्ष्मण जी देखिए, मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं की थी। आरएसएस से जुड़े हुए लोग, एक अब्बास हैदर साहब को जोड़ना चाहते हैं। अब्बास हैदर साहब, दूसरों को व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तब टिप्पणी करनी पड़ती है। लक्ष्मण जी, मुझे नहीं मालूम कि आरएसएस की लक्ष्मण जी बड़े खेत के साथ लक्ष्मण जी बड़े खेत के साथ मुझे संगीत रागी जी की भाषा पे ही उतरना पड़ रहा है। आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 के चुनाव में किसको पीट के भेजा था? ये सवाल महत्वपूर्ण है। आज अभी इन्होंने बात करी कि 2005 में आरटीआई एक्ट कैसे पास हो गया। अरे साहब, आरटीआई एक्ट की वजह से तो पारदर्शिता है देश में, आप तो उसके भी खिलाफ हैं। ये बताइए कि आपकी सरकार के दौरान जेपीसी को आपने बार बार जो है अवॉइड किया। आपने पूरी सरकार में लगातार जो महत्वपूर्ण बिल थे उनमें आपने ना स्क्रूटनी कराई, ना प्रॉपर डिबेट हुई। यहां तक कि आप देखिए कि जो 15वीं लोकसभा थी उसमें 2299 बिल टेबल किए गए, जिसमें से 71% बिल जो है जेपीसी या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गए। लेकिन आप देखिए कि ये 17वीं लोकसभा में वो होते होते जो है 14% पे आ गया। संगीत रागे जी, आ रहा हूं आपके पास, कंप्लीट करते हैं। में विश्वास की एक प्रमाण है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी का आज जो बयान था उसमें उनका अहंकार झलक रहा था। उन्होंने कहा ना विपक्ष हारता रहेगा, हम जीते क्यों? आखिर ये उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंट, इतना अति आत्मविश्वास अपनी जीत के लिए? क्या एसआईआर को, ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए, क्या एसआईआर को पैनिक बटन की तरह भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम इलेक्टोरल वोट से कटे और फर्जी वोटरों को डाला जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को सहयोग है? ये काम चुनाव आयोग और समाजवादी पार्टी, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये काम उत्तर प्रदेश में हम नहीं होने देंगे। यहां पे एक भी फर्जी वोटर हम नहीं बढ़ने देंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी जितना भी प्रयास कर रहे हैं। हम फिर इस बात को दोहराते हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा कि सिंसियरिटी के साथ और ईमानदारी के साथ एसआईआर होना चाहिए, हम उसके साथ खड़े हैं और इस पे चर्चा हो। पश्चिम बंगाल के बाद हमें लगता है उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर को लेकर के हम लोग जो है सो देखेंगे क्या वहां पे होता है। संगीत रागे जी जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागे जी, देखिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्रक्रिया तो एक बहाना है। मूल बात क्या है? मूल बात है ये किसी भी तरीके से एसआईआर होने नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो मैं फिर कहता हूं, वकीलों का गिरोह एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है ना। मैं जानबूझ करके गिरोह शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह वकीलों का गिरोह चला जाता है और ये देश के हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये जो गिरोह है ना, राजनीतिक गिरोह, और उसके साथ जो पत्रकारों का एक गिरोह जो है वो बार बार कहता तो है कि हम बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन वो बैटिंग कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर कहता है। मैं तो अपने आप को खुलेआम तौर पर कहता हूं कि राइट विंगर मैं हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कांग्रेस के लिए बैटिंग करता हूं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की भांति एक निष्पक्ष पत्रकार और एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते हम बैठता हूं। हम ये नहीं कहते, हम ये दावा नहीं करते हैं। मैं खुले तौर पर दावा करता हूं कि मैं राइट विंग पॉलिटिक्स को सपोर्ट करता हूं और जिस चीज का विरोध कांग्रेस करे, जिस चीज का विरोध वामपंथी करे, मान लीजिए कि वो देश के लिए बहुत अच्छा है कि कांग्रेस दिशा और दशा दोनों रूप में भ्रष्ट हो चुकी है आज के दिन। तो सदस्यता भी ले लीजिए आप, किसने रोका है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, अजय उपाध्याय जी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर धनंजय गिरी साहब आप आखिर में आइएगा। अजय उपाध्याय जी को सुनी लीजिए।
अजय उपाध्याय जी को सुन लीजिए। हाँ, आज बड़ा अच्छा लगा और आपके चैनल पर एक रस्योद्घाटन इन्होंने किया। संगीत रागी जी ने एक रस्योद्घाटन कर दिया है कि आज के बाद उनको जो है आरएसएस समर्थक या भाजपा समर्थक लिखिए, झूठे राजनीतिक विश्लेषक का चोंगा क्यों पहन रखा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये जो बातें हैं तो स्पष्ट हो गई कि भाई उनके साथ है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया आज तो आपके चैनल के माध्यम से सरेआम ये आपके दर्शकों को पता चल गया कि वो दक्षिणपंथी विचार को और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ करके यहाँ आते हैं और इनका एक ही उद्देश्य होता है कांग्रेस को गाली देना, राहुल गांधी जी को गाली देना, अपशब्द कहना, भाषा के स्तर को गिराना। हालांकि प्रोफेसर हैं, राहुल गांधी कोई भाषा का पर इनका यही उद्देश्य है क्योंकि इनका भक्ति इतनी ज्यादा है। या इनको एक लिखिए, संगीत रागी अंधभक्त, तुम पिटोगे विश्लेषक के बदले नरेंद्र मोदी, तुम पिटोगे, ये राहुल मोदी अंधभक्त लिख दीजिए। राहुल गांधी तो ये अंधभक्ति जो है अच्छा रहेगा। फिर बहुत सारे अंधभक्त भी हैं जो सपोर्टर इस देश में है, तो उसमें इनको लाभ भी हो जाएगा। और कम से कम इनकी ये जो विचार है, ये जो प्रोफेसर कह करके जो यहाँ गंदी भाषा प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोफेसर समाज को भी बुरा लगता है, पढ़े लिखे नौजवान को भी बुरा लगता है। ये जो चोंगा पहने, इनका चोंगा आज उतार दीजिए आप। और आज से संगीत रागी अंधभक्त के तौर पे इनकी जो आगे विशेषता है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत चर्चा की है, मर्यादा की बात की है। एक तो भाषा में इतनी इनकी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि डेमोक्रेटिक मर्यादा क्या होती है। हालांकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, फिर भी आरटीआई की बात की है। आज आरटीआई का क्या हाल है जरा इनसे ही पूछ लीजिए। आज आरटीआई ये खुद लगा के कुछ जानकारी ले लें तो समझ में आ जाएगी। जिस आरटीआई को हमने दिया था जनता के नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए। डीडी न्यूज की भी बात इन्होंने की है, बड़ा खुशी हुआ। सुधीर चौधरी जी आजकल है डीडी न्यूज में। डीडी न्यूज में पहले डिबेट में भी जाते थे, हम भी जाते थे इनके साथ, किसी व्यक्ति का नाम 14 से पहले। आज कितने डिबेट में जाते हैं, अब डिबेट ही नहीं हो रही है वहां। मैं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी को कैसे खत्म करने का सिस्टमेटिक प्रयास इस देश में हो रहा है। और ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग अपने को कहते हैं, वो किस तरह अंधभक्ति में तानाशाही को सपोर्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रक्रिया पर बहस होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष पे चीजें आ सकती हैं, कुछ हमसे भी गलती हो सकती है, कुछ सरकार से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, पर सरकार हमेशा सही कर रही है। संसद में यदि चर्चा विपक्ष सरकार की खामियों पर नहीं करे तो क्या है विधानमंडल दल का मतलब, क्या है विधायिका का मतलब? आऊंगा, क्यों संसद बनाया गया? मैं दरअसल आऊंगा, ये चूंकि आपने सरकार की चापलूसी करनी है, जैसे चैनलों पर बैठ के लोग चापलूसी करते हैं, मीडिया चापलूसी कर रही है, पार्टियों इस तरह से विपक्षियों की जो भूमिका है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा आपको। विपक्ष की भूमिका पर मैं आऊंगा आपके पास। संगीत रागे जी कुछ बोलना। संगीत रागे जी 15 सेकंड बोलिए, फिर मैं जाऊंगा धनंजय गिरी साहब के पास। देखिए, मैं 32 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, किसी की कृपा से नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक दूसरी बात, राहुल गांधी से ज्यादा अश्लील, अभद्र, असंसदीय भाषा का कौन प्रयोग किया है? जिसने कहा मैं मेरठ से नहीं पढ़ करके आया हूँ सर, और मेरठ में पढ़ाता नहीं हूँ, जहाँ बड़े बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है एडमिशन लेना में, वहाँ से नौकरी ली है। दूसरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना चमचागिरी का नौकरी हो नहीं सकता। आप चप्पल उठा करके ही नौकरी लिए हैं। अब किसका झोला उठाए, किसका चप्पल उठाए, मुझे नहीं पता। मैं ये व्यक्तिगत नहीं जाना चाह रहा था। भाषा है क्या? व्यक्तिगत आ गए। नरेंद्र मोदी कोई अड्डा है ये आरएसएस का, और आरएसएस को खुश करने के लिए है आकर जो। अब दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की आवाज यहाँ पे जा नहीं रही है। धनंजय गिरी साहब, पढ़ाई लिखाई कहाँ से आपने की है? लक्ष्मण जी, मुझे बचाना चाहिए, मुझे बोलने देना चाहिए। हाँ। मुझे बोलने दीजिए। राहुल कोई अभद्र का भाषा का प्रयोग किया है। अजय उपाध्याय जी एक मिनट शांत हो जाइए। राहुल गांधी, सुन लीजिए। अजय उपाध्याय जी शांत हो जाइए। अजय उपाध्याय जी को शांत करिए 2 मिनट के लिए। अजय उपाध्याय जी को शांत करिए। गाली देने के लिए बैठाइएगा उनको, क्या चैनल पर उनको पहले लिखिए अंधभक्त, संगीत रागी अंधभक्त लिखिए, आरएसएस का चमचा लिख सकते हैं, मोदी चमचा लिख दीजिए, और उसके बाद अजय उपाध्याय जी को वॉल्यूम डाउन करिए इनका। चैनल है। धनंजय गिरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपके कमेंट देता हूं, फिर मैं आऊंगा ब्रेक। हाँ लक्ष्मण जी, अभी एक सज्जन कह रहे थे कि 24 में यूपी की जनता ने पीट करके भेज दिया, तो जहां वो 37 पर आकर इठला रहे हैं, वहां हम 73 पर थे और जनता के कदमों में सर झुकाकर खड़े थे। ये हमारी सहिष्णुता है। 73 पर, 73 पर थे, लेकिन हम नहीं इतराए थे। वो 37 पर अलबलाए घूम रहे हैं। दूसरी बात, हमने तो बचपन से यही सीखा है
कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, और अहिमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। हम ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये आ गया कि किसी विद्वान को बताना पड़े कि मैं विद्वान हूं। मैं इसके पहले कहता था, बखिया उजड़ता था, मैं विद्वान हूं, मुझे मानो कि मैं विद्वान हूं, तुम मान या ना मान, मैं हूं बड़ा विद्वान। ये कहने की नौबत अगर आ जाए, अगर आपको बताना पड़े कि चंदन के वृक्ष में खुशबू होती है, फूल को अपनी खुशबू का एहसास दिलाना पड़े, तो ये बड़ा फिर पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आप दिन में 4 बार, 10 बार, 20 बार बैठ करके हिटलर शब्द इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी ने एक ही बार हिटलर का चेला लिखा पंडित नेहरू को। 18 महीना जेल रह के आए थे मजरू सुल्तानपुरी, 18 महीना। तो डेमोक्रेसी का किसने कितना आदर किया और किसने अनादर किया, और कुछ उठाने की चप्पल क्या क्या तमाम, ये भाषा की मर्यादा को थोड़ा विचार करना चाहिए कि कांग्रेस 5 पीढ़ी से एक पार्टी, एक परिवार की पांव पोंछ बनी हुई है। ये भारत है, दुनिया के लोकतंत्र में आप बताइए कि कोई दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा है क्या कि 5 पीढ़ी से मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, 95 चुनाव हार गया जो आदमी, जिस आदमी का चला नहीं जाता है, जो आदमी कोलंबिया में कॉफी बनाता है और बिहार में कहता है कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई। ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को आप ढो रहे हैं, एक परिवारवाद के पोषक के तौर पे चल रहे हैं। ये लोकतंत्र क्या क्या लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। और आप बैठ कर कह रहे हैं कि भाई संगीत रागी के वो कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उनके अपने, हाँ धनंजय गिरी साहब उसको छोड़ दीजिए, वो अपना जानेंगे। अजय उपाध्याय जी तय करेंगे। लक्ष्मण जी मैं कह रहा हूँ कि क्या किसी के टीवी पर बोलने से, अच्छा बोल देने से, खराब बोल देने से राहुल गांधी 95 चुनाव हार गए? भाई सारी उम्र गाली गई, भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। आपको पता ही नहीं है कांग्रेस पार्टी अभी हार की समीक्षा कर रहे। अभी आपने देखा होगा मसूर। ठीक है, आपका 15 सेकंड हो गया। अजय उपाध्याय 10 सेकंड बोलना चाहता है। अजय उपाध्याय 10 सेकंड, क्योंकि ब्रेक पे जाना होगा। अजय उपाध्याय जी 10 सेकंड प्लीज। लक्ष्मण जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ बोलिए, शुरू होता 10 सेकंड। जी, हमारे साथी प्रवक्ता का बड़ा सम्मान करता हूं। पहली बात कि आज पूरे डिबेट में हिटलर शब्द आप रिवाइंड करा लीजिएगा, मैंने नहीं किया, अभी इन्होंने ही उसका उपयोग किया है। तानाशाही शब्द जरूर उपयोग होता है। दूसरी बात, जो भाषा का इनको मर्यादा सिखा रहे हैं, यदि देश के ठीक सुन लीजिए निकृष्ट वर्ड से नवाज रहे हैं तो इनकी मानसिक स्थिति को मैं नहीं संभाल सकता। ये पूरा देश देख रहा है, ये निकृष्ट करने का यह। तीसरी बात, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को ये गाली जब देते हैं, जब ये पंडित नेहरू को और मोतीलाल नेहरू को गाली देते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं गाली देने के सिवाय। नेहरू की डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात अभी कर रहे थे। अरे नेहरू नहीं होते तो इस देश में लोकतंत्र नहीं होता। चलिए अब ऐसा है कि समय आपने 10 सेकंड मांगा था, 20 सेकंड बोल दिया आप, चूंकि ब्रेक पे जाना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो वही मूल सवाल है कि आखिर संसद का गतिरोध कैसे रुकेगा, हंगामा कैसे थमेगा, इस पर आप लोगों से मांगूंगी राय। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाएगी नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं संसद में गतिरोध कैसे थमेगा, और ये ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, जिम्मेदारी आखिर किसकी है। आशुतोष जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब सरकार कह रही है कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, भले विपक्ष के हिसाब से समय सीमा निर्धारित नहीं कर रही है, भले ही विपक्ष के हिसाब से तारीख नहीं तय कर रही है, सरकार तो सरकार है ना, विपक्ष को मान लेना चाहिए कि ठीक है आप चर्चा करा दीजिएगा, लेकिन मान गए तो हम हंगामा वापस लेते हैं। क्या दिक्कत है इसमें विपक्ष को? विपक्ष को तो एक कदम पीछे रहना पड़ेगा। हाँ देखिए, सरकार को तो चर्चा करानी ही चाहिए। सरकार तो कह रही चर्चा कराना चाहती है। नहीं, सरकार तो कह रही है कि चर्चा करा रहे हैं। हाँ, तो सरकार क्यों नहीं करा देती चर्चा? मामला खत्म करो, विपक्ष का मुद्दा खत्म हो जाएगा। नहीं, आपको ही पता आशुतोष सर कि आपने संसदीय कार्रवाई को लंबे समय तक देखा है। किसी चीज के लिए चर्चा करने के लिए विषय निर्धारित होता है तो बीएससी में जाएगा, उसकी समय सीमा निर्धारित होगी, उसकी तारीख निर्धारित है, कौन बोलेगा वो निर्धारित होगा, समय तो लगेगा ना। करा लेंगे आज, नहीं बाद ही करा लेंगे। लक्ष्मण जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर इज सॉवरेन, चेयरमैन इज सॉवरेन। चेयरमैन महोदय वहां जो फैसला कर दे, स्पीकर महोदय जो फैसला कर दे, वो अंतिम, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। नहीं, अगर सरकार बहस करना चाहती है, फिर से दोहरा हूं,
मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। मैं फिर सवाल दोहरा देता कि आप हो सकता है और अच्छे से जवाब दे पाएंगे हमारे सवालों का, कि विपक्ष के हिसाब से सरकार उस दिन उतने समय के लिए चर्चा नहीं कराई है, ठीक है, लेकिन सरकार कह रही कि हम चर्चा कराएंगे, तो विपक्ष मान जाए कि ठीक है कराइएगा अपने हिसाब से तय कर, लेकिन चर्चा जरूर होना चाहिए। 4 दिन बाद ही चर्चा होगी तो कौन सा पता जाएगी? नहीं, कोई 4 दिन बाद चर्चा करो, 10 दिन बाद। मैं तो कहता हूं अगर मैं अगर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होता तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाता, बोलते कब चर्चा करनी बता दीजिए, कल करनी, परसों करनी, नरसों करनी, 4 घंटे करनी, 10 घंटे करनी, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक मुद्दा है। बीएलओ की आत्महत्या का प्रश्न है, लोग परेशान हैं इस बात को लेकर, कब करना चाहते हैं। अगर ये इनिशिएटिव बात सरकार ले ले तो विपक्ष का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। विपक्ष जो चिल्ला रहा है चिल्लाना बंद कर देगा। लेकिन मैं एक चीज, मैं एक मिनट लक्ष्मण जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए आपके चैनल पे मजरू सुल्तानपुरी को लेकर गलत बातें कहेंगी, मैं सुना देता हूं। अगर मैं कविता सुना दूं तो आप कहेंगे फौरन जेल भेजना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भेजा था, मोरारजी देसाई ने भेजा था उनको जेल। अदालत ने उनको 2 साल की सजा दी थी, अदालत ने दी थी 2 साल की सजा, कभी नेहरू का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन नेहरू को जोड़ के ये गलत बयानी पेश करते हो, नेहरू की तस्वीर खराब करने की कोशिश करते। अगर हिम्मत है तो मोरारजी देसाई के बारे में बोलिए ना, उस अदालत के बारे में बोलिए जिन्होंने उनकी कविता पर उनको और वो कविता क्या थी कि ये भी हिटलर का है कोई चेला, मार लो साथ जाने ना पाए, मार लो साथ जाने ना पाए, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार ले साथ जाने ना पाए। अगर ये कविता आज कोई मोदी जी के बारे में लिख देना, क्या होगा मालूम है आपको? आप समझ रहे हैं क्या? नेहरू जी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन चूंकि नेहरू को डिस्क्रेडिट करना है इसलिए आप नेहरू के प्रति कुछ भी ऊट पटांग बोलते रहिए। अगर करना है तो मोरारजी देसाई को करिए, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी 1977 में। धनंजय गिरी साहब को अदालत को दोषी दीजिए। जवाब देना चाहते हैं धनंजय गिरी साहब, जवाब देना चाहते हैं। संगीत रागी जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, धनंजय गिरी जी के पास बात। धनंजय गिरी साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता नेहरू जी को बता रहे थे कि नेहरू नहीं होते तो नेशन ही नहीं होता। तो अब जब नेहरू जी नेशन के ऊपर हो जाते हैं, और अकबर इलाहाबादी ने जब नेहरू पे कहा, मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू जैसे लोगों पर, कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस जलवाए जलाल के साथ पंडित नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और जेल से बैठकर किताब और चिट्ठियां लिखते रहे और तमाम करते रहे, ये कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है और सब लोग इसको जानते हैं। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था मैं नहीं कह रहा हूं। प्रणाम है आपको महाराज, प्रणाम है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कभी जेल नहीं गया, संघ का एक आदमी जेल नहीं गया, और पंडित नेहरू पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब कहीं कुछ तो रखिए महाराज। लोग मजाक आदरणीय लोगों का, लोग मजाक आदरणीय है। जो उनके पिता मजाक आपके सब उड़ाते होंगे, परिवार जेल गया था। इस देश के लाखों लोग जेल गए जो हमारे परिवार के हैं। अंधे मत हो जाइए, बात करते हैं उसके परिवार में। अरे आरएसएस का एक आदमी जेल नहीं गया, एक आदमी जेल नहीं गया सिवाय हैदराबाद को छोड़ के, एक आदमी नहीं गया। और आप एक आदमी नहीं गया आरएसएस का। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ऐसे काम चलेगा नहीं। दोनों को रोक दीजिए, आप दोनों शांत रहिए प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत रहिए। अजय उपाध्याय जी कुछ जोड़ना चाहता है, अजय उपाध्याय शांति से बोल दीजिए, हंगामा नहीं होनी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा 10 सेकंड 15 सेकंड लेकर आऊंगा, एक मिनट शांत। हमारे मित्र धनंजय जी हैं। धनंजय जी को लगता है आज आपका ईपी जो लगा रखे हैं उसमें गड़बड़ी हो जा रही है, आवाज कुछ का कुछ चला जा रहा है। मैंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में नेहरू का बड़ा दिल था। उस समय जितनी उनके पास समर्थन था, जन समर्थन था, पार्लियामेंट में जितनी सीटें थी, विपक्ष नहीं था, बावजूद वहां डिस्कशन डिबेट सर्वाधिक होता था। यदि उनका ये दिल बड़ा नहीं होता और आज वाला दिल जो 56 इंच वाला है यदि वो रहता तो क्या हाल होता है, यदि यही दिल लगा दिया जाता तो सिर्फ सीना बड़ा होने से नहीं होता है, गुर्दा भी होना चाहिए सीने में, तब जाकर के या देश की संस्थाएं मजबूत होती है। संस्थाओं को मजबूत करना जरूरी होता है, मजबूत होगा तो उस पर जो भी रहेगा उसको आगे बढ़ाएगा। नेहरू की ये दिन है कि शुरुआत जन्म हुआ था इस देश में डेमोक्रेसी की, उस डेमोक्रेसी को उन्होंने यहां तक लाया। धनंजय गिरी साहब, अजय उपाध्याय जी आप रुक जाइए, के सलाखों में रहे हैं। अजय उपाध्याय जी आप रुक जाइए, अच्छे वक्त है, आप रुक जाइए, सुन लीजिए। हाँ धनंजय गिरी साहब 10 सेकंड। लक्ष्मण जी, इस देश के बड़े पत्रकार मैं रागी जी और आशुतोष जी दोनों का सम्मान करता हूं, लेकिन आशुतोष जी को कम से कम जानना चाहिए आप किस पर तबसरा कर रहे हैं। मेरे परिवार में 3 लोगों ने गोली खाई है। स्टेशन का नाम बता देता हूं, दाऊदपुर स्टेशन, फागुगिरी, चट्टूगिरी, कामतागिरी। स्मारक है, सरकार उत्सव मनाती है, 3 लोग मेरे परिवार में गोली खाए। जिस तरह पूरे कांग्रेस पार्टी में 3 लोग नहीं खाए होंगे गोली,
पूरे कांग्रेस पार्टी में 3 लोगों का नाम आप बता दीजिए, मैं अभी आपको प्रणाम करूंगा जब नहीं रहे होंगे वो लोग। तो 3 लोग, अरे भाई उस समय वो माना धनंजय जी, यदि ये कह रहे हैं आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो वो कांग्रेस के लोग रहे होंगे। आप जो है आज चश्मा बदल दिए हैं। आरएसएस शाखा वाला कभी जेल नहीं गया, पूरे कांग्रेस पार्टी में ये दावे के साथ आरएसएस शाखा वाला कभी जेल नहीं गया, दावे के साथ कह रहा हूं। उस समय आपकी पार्टी में कोई था ही नहीं, आपकी पार्टी नहीं थी। जो पार्टी थी आरएसएस। संगीत रागे जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। आप 3 लोग शांत हो जाइए। संगीत रागे जी, फिर अब्बास सदर साहब आपके पास आऊंगा। संगीत रागे जी, आप 3 लोग शांत हो जाइए। संगीत रागे जी, संगीत रागे जी का लगता है नेटवर्क चला गया है यहाँ पे। अब्बास सदर साहब जोड़ना चाहते थे कुछ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही है कि इनका नेटवर्क चला जाता है जब इनका झूठ एक्सपोज होता है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क नहीं गया, संगीत रागे जी का गया। ये जो भाजपा के प्रवक्ता है, हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका। ये मूल भाजपाई नहीं होंगे, ना मूल संघी होंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा बताया, हम सम्मान करते हैं। आपके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन ये बात जरूर है कि आप मूल संघ और मूल भाजपा के नहीं होंगे, बात स्पष्ट है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, है ना, देखिए संसदीय लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसके पास बहुमत होता है, तो कोई भी बिल वो चाहे तो पास करा सकता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर आवश्यकता क्यों है पार्लियामेंट की, आवश्यकता क्यों है डिबेट की? ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जहां सरकार फेल हुई है, जहां सरकार की विफलताएं, उनको विपक्ष जनता के सामने रख सके, सदन में सरकार को जवाब देना पड़े। लेकिन इसी काम से जो हमारी सरकार है वो बचना चाह रही है। बिल तो ये बहुत बड़े मीनिंगफुल बातें कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब्बास सदर साहब बहुत मीनिंगफुल बातें कर रहे हैं। मैं आप ही से सवाल पूछता हूं, जब आप जनता की आवाज को रखना चाहते हैं तो सदन के भीतर रखिए ना। सरकार आपको कह रही कि आज नहीं कल रख लीजिएगा, तो फिर क्यों हंगामा करना? ठीक है, कल रख लीजिएगा। लक्ष्मण जी कल रखने का है, आप बता दीजिए कहां पे दिखा है कल होगा इस पे एसआईआर पे चर्चा? क्योंकि लगातार बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं ना। प्रदूषण तो आज भी है। 19 तारीख को क्या 19 तारीख को अगर 10 और बीएलओ ने खुदा न खास्ता आत्महत्या कर ली तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदारी लेगी क्या? बीएलओ के ऊपर बिहार से ज्यादा प्रेशर था कहीं क्या? वहां तो आत्महत्या हुई नहीं, वो अलग डिबेट है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे क्यों जिद पे अड़ जाते हैं कि जिस दिन मैं चाहूंगा, ठीक है तो उस पर डिबेट अलग से करेंगे। मेरा कहना है जिस दिन आप चाहेंगे उसी दिन डिबेट होगी। ये कहां के विषय? नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, आप बता दीजिए कब चर्चा करनी है तो ठीक है, बात हो जाए, बात तो हो सकती है। नहीं, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बोला है, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बोला है कि किरण रिजिजू ने वो कंसेंसस बनाने के मूड में है किसी भी विषय पे। नहीं, संसदीय कार्य मंत्री ने बोला है कि हम समय देंगे। बनाने के मूड में नहीं है वो। बयान देने क्यों आते? प्रधानमंत्री बयान देने क्यों आते? कभी आते हैं क्या? बताइए क्या एक बड़ा मामला है। अजय उपाध्याय, सॉरी धनंजय गिरी साहब, ये विपक्ष अहंकार है। सवाल ये है, षड्यंत्र है कि अहंकार है? सवाल ये है, जवाब दे दीजिए इसका भाजपा। ठीक है धनंजय गिरी साहब, मैं ये सवाल इस पे नहीं जाऊंगा, अहंकार पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ कहता हूं ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? क्यों आपकी बातों को लेकर के विपक्षी पार्टी को लगता है कि तो कह तो रहे हैं लेकिन बात मानेंगे नहीं जी? ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। वो तो पार्टी की जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। लक्ष्मण जी देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, ये हम इस बात में गहरी आस्था रखते हैं। हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसी की बानगी है। आप हमसे असहमत हो सकते हैं, हम आपसे असहमत हो सकते हैं, यही डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आप चर्चा के लिए बुलाते हैं, जब चर्चा के लिए प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, जब आते हैं, जब उनकी स्पीच शुरू होती है, आप बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब आपको मुद्दे दर मुद्दे, पॉइंट दर पॉइंट, एक एक करके जब बखिया उधेड़ी जाती है, जब आपको जवाब सरकार की तरफ से सरोकारी जवाब मिलना शुरू होता है, तो आप भाग जाते हैं सदन छोड़ करके। मैं ये कह रहा हूं कि आप सदन के आपको सदन के, लक्ष्मण जी लेट मी कंप्लीट, सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए जब हम कह रहे हैं कि आप आइए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए और डायलॉग करिए, जिससे कि जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो सके। डेमोक्रेसी की यही तो ब्यूटी है। और इसमें लेकिन आप अड़े हुए हैं कि नहीं यहीं से शुरू होगा, यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि सरकार डिबेट डिस्कशन नहीं चाहती है, और सरकार लगातार कह रही है कि आइए, डायलॉग करिए, बात करिए। और संसदीय कार्य मंत्री ने जब कह दिया है तो जितना आप बात समझ रहे हैं और इतना बात अखिलेश अजय उपाध्याय जी, ठीक है, अब आपकी बात आगे पूरी। अजय उपाध्याय जी, ये एक बड़ा आरोप लगता है, ये तथ्यों के आधार पर आरोप है कि जब जब डिबेट हुआ है, जवाब देने की बारी आई है, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाता है।
देखिए, तथ्यों की बात आपने की है। वाकई अभी जो चर्चा आपने किया है इसमें तथ्य ये है कि जब भी इन जन मुद्दों पर कोई बहस करने की डिमांड आती है, प्रक्रिया के तहत वो डिमांड आती है, जैसे 267 के 193 के तहत जो लोकसभा में है, और वो जो पार्लियामेंट की प्रक्रिया है उसके तहत विपक्ष जब डिमांड करता है, उस प्रक्रिया के तहत विपक्ष का वॉकआउट करना जरूरी है और नहीं प्रयास करती है कि वो डिस्कशन में आए। 10 सेकंड सिर्फ डिस्कशन में आए। जहां तक बात अभी हमारे साथी ने कहा, तो हम भी कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट की जो कार्य मंत्रणा समिति है, जो ऑलरेडी इसके लिए डिस्कशन के लिए टाइम अलॉट करती है, बैठक हुई, उस बैठक में कहां है आप? सरकार के सारे सवाल को टाल दिया। अजय उपाध्याय जी, आप लोग प्रधानमंत्री के जवाब के टाइम में वॉकआउट क्यों कर जाते हैं? नहीं, आप बताइए, प्रधानमंत्री के जवाब के टाइम में आप वॉकआउट कर? प्रधानमंत्री जी मुद्दों पर कम, आप सुनिए ना, मणिपुर पर पूरा डिस्कशन था पिछली बार, इतने हंगामे के बाद वो मणिपुर पर डिस्कशन अलाउ हुआ पार्लियामेंट में, और मात्र 8 सेकेंड, ओनली 8 सेकेंड प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोला, और पूरे देश पर कहानियों बना रहे थे। भाई, जिन मुद्दों पर बहस है, आपको जैसे आज आपका बहस है, मुद्दा क्या है? यदि इस मुद्दे से हम भटकते रहे, जैसे संगीत त्यागी ने भटकाने का काम लगातार किया, उसी तरह प्रधानमंत्री जी हम तो कोशिश करते हैं कि आप लोग मुद्दे पे रहें, हम लोग मुद्दा पे बात करेंगे तो बहुत इस पे लंबे 24 घंटे का डिबेट किया सकता है। मुद्दे पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब शो का समय खत्म हो रहा है, इसीलिए हम आप सभी को रोकना होगा। आप सभी ने अपना अपना कीमती वक्त दिया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।